देखने वाले सामीन को कश्मीर एवन न्यूज़ का सलाम। आज प्राइम टाइम के शुमारे में जो हमारे मेहमान खुसूसी है, आप है सोशल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मिस्टर मुदस्सिर अहमद तांतरे साहब, जो हंदवारा से ताल्लुक़ रखते हैं। मुदस्सिर साहब, प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर, आपने अपना टाइम निकाला और मेरे पास आए, आपका बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर साहब, हम जानना चाहते हैं और हमारे सामीन भी जानना चाहते हैं कि आपका स्टूडेंट लाइफ से लेकर एक सोशल एक्टिविस्ट बनने तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, डेफिनेटली जब आप ऐसे लैंड पे रहने वाले, ऐसे एक जो यूटी है पहले स्टेट हुआ करता था, वहाँ जो जहाँ कन्फ्लिक्ट ही रहा हो, बचपन से लेके आज तक हमने वो पीस देखा ही नहीं। जब हम कॉलेज लाइफ में थे या हायर सेकेंडरी में थे, हमारे यहाँ का जो माहौल था उन दिनों का बड़ा सख्ती हुआ करती थी। यहाँ 4 बजे के बाद हमने ना क्रिकेट खेला कभी, ना हमने कोई भी गेम खेली, क्योंकि इतना टेंस रहा करता था। तो जिसकी वजह से ये दिमाग में आया हमेशा, जब भी हम कॉलेज में होते थे या डिग्री कॉलेज हंदवारा में होते थे, या उनकी जब हम दिल्ली में पढ़ते थे, जब हम दिल्ली पढ़ने गए तो वहाँ देखा यार कश्मीर कहाँ पे है और हम कहाँ रह रहे हैं। अगर यहाँ 24/7 लाइफ है, कश्मीर में सुबह 9 बजे से 4 बजे तक की लाइफ क्यों है। डेफिनेटली एक चाहत सी थी कि कश्मीर में भी वो एटमॉस्फेयर हो जहाँ बच्चे फिर खेल पाए, वो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो। लाइक यहाँ क्या हुआ करता था पहले, नेशनल कॉन्फ्रेंस बस एक पॉलिटिकल पार्टी हुआ करती थी, उसके बाद पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, और उससे पहले पीसी रही थी और फिर आ गई। बट एक ड्रीम था कि यहाँ युवा मेन स्ट्रीम में आ जाए। एक ये कॉलेज से ही, हायर सेकेंडरी से ही ड्रीम रहा था, इसलिए हमने पार्टिसिपेट बहुत प्रोग्राम्स में किया था हायर सेकेंडरी में इन्हीं चीज़ों को लेके, और बहुत ज़्यादा सख्तियाँ देखनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लाइक जब भी हम यहाँ स्कूल जाते थे, डेफिनेटली 1 बजे के बाद हंदवारा का एक माहौल ही था, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ करता था। उसके बाद कितनी लाइव देखी, क्रैकडाउन्स हुआ करते थे, कैसोज लगते थे। यहाँ बाकी भी मिलिटेंसी भी अरूज पे थी, और जिस चीज़ की वजह से हमारा बचपना जो था वो बिल्कुल भी नहीं रहा। हमने बिल्कुल बहुत हार्डशिप्स का, मैंने ही नहीं, सारे कश्मीर के युवाओं ने जो हमारी एज ग्रुप के होंगे। तो बस उसके बाद 2008 से अब तक सोशल एक्टिविज़म में रहे, कोशिश की कि अपने पढ़ाई के साथ, अपने जॉब के साथ, अपनी लाइफ के साथ साथ लोगों के भी काम आए, लोगों के साथ बैठे, और बहुत सारे मेडिकल कैंप्स किए, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। इवन के लास्ट ईयर जब यहाँ कोरोना वायरस की लहर बहुत उरूज पे थी, सारे विश्व को उसने अपने कैप्चर किया था। बट उन दिनों हमने अपने युवाओं के साथ, अपने दोस्तों के साथ एटलीस्ट 45 विलेज का सैनिटाइजेशन किया था अपने हंदवारा एरिया की। हमने किसी से कोई फंड नहीं लिया, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, किसी ने वही किया, और एटलीस्ट 200 to 300 फैमिलीज़ तक हमने राशन किट्स भी पहुंचाए, जो लास्ट ईयर की बात है। तो बस यही है, और पॉलिटिक्स के साथ तो जुड़े ही है, 2014 से इलेक्शन भी कंटेस्ट किए। वही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि स्टूडेंट लाइफ से लेकर सोशल एक्टिविस्ट तक, और सोशल एक्टिविस्ट से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, जहाँ तक हमारी नॉलेज में है कि आपने असेंबली इलेक्शन भी एक लड़ा है, शायद एक इलेक्शन लड़ा है, असेंबली इलेक्शन भी लड़ा है। तो सोशल एक्टिविस्ट से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तक जाने का जो सफ़र था वो कैसा रहा? डेफिनेटली वो एक बहुत ही डिफरेंट था, इंटरेस्टिंग था, क्योंकि जब हम सोशल एक्टिविज़म करते थे तो डेफिनेटली हमें कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट नहीं मिलता था। तो क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया था सोशल लाइफ जो है दैट इज़ नॉन पॉलिटिकल लाइफ, बट कश्मीर का एक डिफरेंट ही कोर्ट है कि यहाँ वही सोशल एक्टिविज़म कर सकता है जिसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड हो, जिसके पीछे गवर्नमेंट सपोर्ट हो, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो। यहाँ तक जहाँ मैंने सुना है, मैं भी इसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं भी आपको अक्सर देखा करता था होटल्स में, किसी और जगह पार्कस में बैठकर आप, इश्तियाक, आपके वो बहुत सारे साथी जो हुआ करते थे, तो एक फेसबुक पे आप लोगों का एक वो डिबेट चलता था कि हाउ टू ग्रो द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो इस चीज़ की डेवलपमेंट होनी चाहिए, यानी कि अगर कोई अच्छा काम करता था, चाहे चौधरी साहब था या सजाद साहब थे इक़्तिदार में, अगर वो लोग अच्छे काम करते थे तो आप उनकी तारीफ़ करते थे, अगर वो किसी जगह गलत थे तो आप क्रिटिसिज्म भी करते थे।
या अगर वो कोई चीज़ लाते थे अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, अपने तहसील के लिए, तो आप कहते थे कि नहीं इसमें और चीज़ें ऐड होनी चाहिए। मैं अक्सर आपके ये देखा करता था। तो फिर आपने कंटेस्ट की कैसे सोची? देखिए जब जिन दिनों मैंने कंटेस्ट किया उन दिनों मैं गवर्नमेंट जॉब किया करता था। तो लिंगेट में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी जहाँ से मैंने रिज़ाइन किया फिर हेल्थ डिपार्टमेंट से। तो जब भी हम देखते थे जो भी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही या पीडीपी की रही, उनकी पीडीपी का हम ये कह सकते हैं जो हमारे यहाँ मिनिस्टर उनके एमएलए हंदवारा जो थे लेट गुलाम मोहद्दीन सोफ़ी साहब, उन्होंने एक एग्जांपल क्रिएट की कि ऑनेस्टी की। बहुत उनके वक्त में कोई जुल्म नहीं हुआ, और क्योंकि वो भी उतने पढ़े लिखे नहीं थे तो और उनको इतना टाइम भी नहीं मिला कुछ ख़ास करने के लिए, बट एक एग्जांपल उन्होंने क्रिएट की थी। तो उसके साथ साथ जब हम जॉब करते थे हम ये देखा करते थे कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसमें वही कैंडिडेट्स होते हैं जो 1983-87 से कैंडिडेट थे वही। लाइक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस हंदवारा की बात करेंगे, चौधरी साहब ने ही पहला इलेक्शन लड़ा, अभी भी वही लड़ रहे हैं, दूसरे किसी को मौका नहीं मिलेगा बीच में। और कुफारा बाकी हर जगह यही है। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस का भी वही था, लेट लून साहब ने पार्टी खड़ी की थी, उसका बेटा ही कंटिन्यू चलेगा हंदवारा से ही। डेफिनेटली अगर को एक ट्रेडिशनल सिस्टम को ख़त्म करना था क्योंकि सजाद साहब ने हमेशा बोला था कि मैं ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ हूँ। डेफिनेटली उनने इलेक्शन नहीं लड़ना था, उनने कहना था कि मैं ऐसे ही रहूँगा बट मैं कैंडिडेट्स उठाऊँगा, खुद नहीं लड़ेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि एक ही फैमिली में गवर्नमेंट ना रहे। बट उन्होंने भी वही किया। इसीलिए हमने ये सोचा था जब हम गवर्नमेंट जॉब करता था, मैं कुछ युवाओं से सोशल एक्टिविज़म जिनके साथ किया करता उनसे बात करके कि हम भी कोशिश करते हैं युवाओं जब तक न मेन स्ट्रीम में आए चेंज नहीं होगी, बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं आएगी। वही सिस्टम होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट होगी, सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स को काम मिलेगा, उन्हीं के नाम पे सब कुछ आ जाएगा, वही होगा जो वो चाहेंगे। और बाकी भी नॉट ओनली नेशनल कॉन्फ्रेंस, हर एक पार्टी में वही हुआ करता था। वही ड्रीम लेके चले थे, जो यहाँ अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे, जो अच्छा नहीं करेगा उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो वही आया था। तो वही इसी में हमने एक ट्रायल लिया था कि हम भी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। अगर हम लोगों को ये बातें बोलते हैं कि यूथ को आना चाहिए, यूथ ये कर सकता है, यूथ हो, वाई नॉट वी, हम खुद पे ही स्टार्ट क्यों ना करें। हमने खुद से स्टार्ट किया, एक इलेक्शन कंटेस्ट किया लिंगेट से, इवन दैट वाज नॉट माय नेटिव कॉन्स्टिट्यूंसी, हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। हम देखते हैं लोग क्यों नहीं जुड़ रहे हैं यूथ्स के साथ, वही एक ड्रीम था, इसलिए हमने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। उस हाँ, ये जो आपने कोशिश की थी, हम इसे कोशिश का नाम लेंगे, ट्रायल, तो वो कोशिश किस हद तक कामयाब हुई? देखिए उसमें हम पूरे फेल हो गए थे क्योंकि यहाँ का एक सिस्टम है, जो फादर जिस पार्टी के साथ होता है सारी फैमिली उसी के साथ होती है। घर में जब इलेक्शन का माहौल जब आता है, घर में जो बाप बोलता है उसी को वोट चले जाते। वो युवा सारे क्यों ना हमारे साथ दिन में हो, दूसरे दिन सुबह बाप के कहने पे वोट डालते हैं। मगर वही एक ड्रीम था। आज अगर आप बात करेंगे, जैसे डीडीसी इलेक्शंस हुआ, यूथ ने पार्टिसिपेट किया, तो और आज आने वाला टाइम जो है, अब हर एक पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि यूथ को सामने लेके आए। वही ड्रीम था, यूथ एक बार आए। ये ज़रूरी नहीं था कि हम एमएलए बने, हम जो गवर्नमेंट ले ले। ये ड्रीम था कि यूथ मेन स्ट्रीम की ओर, इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जाते थे, एफआईआर लगते थे, फ्यूचर ख़राब हो जाता था, या बाकी चीज़ों में ये इन्वॉल्व हो जाते थे, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते थे। क्योंकि जब किसी की गवर्नमेंट आती थी, जो अपोजिशन वाला होता था, उसके बच्चे को कोई भी फैसिलिटी नहीं मिला करती थी। उस चीज़ की वजह से यहाँ के लोग हमेशा स्ट्रेस में रहा करते थे, यहाँ के युवा स्पेशली। तो उस चीज़ के लिए ट्रायल जो था, डेफिनेटली हम पहले इलेक्शन में तो हम फेल ही हो गए थे, बट आज इंशाल्लाह रहमान जो आने वाला टाइम है डेफिनेटली युवाओं का होगा और युवा ही बाजी मार के जाएंगे। मुदस्सिर साहब, जैसा हम सुनने में आया है, अफवाहें तो गर्दिश करती रहती है। कोई कहता है मुदस्सिर साहब बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई कहता है इनकी कोई अपनी समाजवादी पार्टी है, कोई कहता है किसी नेशनल पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई कहता है नहीं अपनी तंजीम खड़ा करने वाला है। तो आप इस बारे में हमें क्या बताएं? देखिए डेफिनेटली लोगों का काम है कहना, और डेफिनेटली हम जब तक एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाएंगे तब तक पॉलिटिक्स में कुछ भी नहीं चलता। और कश्मीर का पॉलिटिक्स तो ज़्यादा ही मशहूर है इन चीज़ों से। जहाँ तक आपने कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है, बट हाँ भारतीय जनता पार्टी में जो लीडर्स हैं उनके साथ अच्छी दोस्ती है, जो लोकल है यहाँ के, चाहे वो मुदस्सिर वानी साहब हो। हाँ, वो भी भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पोस्ट पे है, बट वो अपनी पार्टी चला रहे हैं। हमें उससे पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं, क्योंकि वो एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, इंडिया की गवर्नमेंट है, उसी की सब कुछ उन्हीं का है। बट एक चीज़ है, कश्मीर युवाओं के लिए वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, क्योंकि वो कुछ लोगों ने उसको कैप्चर करके रखा है, हाईजैक करके रखा है। जो नए लोगों को आने जो भी आएंगे उनको अकाउंटेड नहीं होने देंगे। और डेफिनेटली
भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो शायद दिल्ली को वो फेल हो गए दिल्ली को ये समझाने के लिए कश्मीर में अमन है। तो डेफिनेटली जो लीडर खुद फेल होगा दिल्ली को समझाने में कि आपने जो वादे किए थे, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम यकीन करते हैं किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर झूठ नहीं बोल सकता, किसी भी मुल्क का होम मिनिस्टर झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने 5 अगस्त 2019 में एक वादा किया था, प्रॉमिस किया था पार्लियामेंट हाउस में कि कश्मीर को हम जैसे ही वहाँ पीस रिस्टोर होगा हम स्टेटहुड वापस देंगे। और 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक एक पत्थर नहीं चला कहीं। 5 अगस्त से लेके आज तक की बात अगर करेंगे हम, जहाँ पे भी इनकाउंटर में मिलिटेंट मारे जाते हैं, एक बंदा भी नहीं निकला स्टोन पेल्टिंग करने के लिए, कोई भी स्ट्राइक करने के लिए। 5 अगस्त से लेके आज तक कोई भी नारेबाजी नहीं हुई, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ, कोई हड़ताल नहीं हुई। आज तक आप देखिए यहाँ इतना अमन है, बिहार से ज़्यादा अमन कश्मीर में है, यूपी से ज़्यादा अमन कश्मीर में है। यूपी में आप देख सकते हैं हालात ख़राब होते हैं, बट कश्मीर में अगर 5 अगस्त के 2019 से लेके आज तक की बात करेंगे, यहाँ बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को चाहिए था कि अपने दिल्ली लीडर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहे कि कश्मीर में अमन आ गया है, कश्मीर के लोगों के साथ हम गलत नहीं करेंगे, कश्मीर के लोगों की नीड इस वक्त है, यहाँ स्टेटहुड दे दे ताकि कश्मीर के लोगों को लगे जो वादे हमारे साथ आज से 70 साल से किए गए वो झूठे निकले, और जो वादे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के होम मिनिस्टर साहब ने किए या बाकी लीडर्स ने किए वो भी झूठे साबित ना हो। वो तभी सच्चे साबित हो सकते हैं जब वो स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, क्योंकि आज माहौल अच्छा है। और बाकी मेरी एफिलिएशन भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल भी नहीं हूँ, ये मैं खुल के बोलना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी और मेरा कोई रिलेशन नहीं है। समाजवादी पार्टी तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो डेफिनेटली उसके साथ भी नहीं होगा। और कोई भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हो उनके साथ कोई रिलेशन नहीं। हाँ, जहाँ तक आपने कहा कि और कई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है, हमारा हमेशा ड्रीम रहा है एक युवा पॉलिटिकल पार्टी हो कश्मीर की, जिसमें ये पुरानी गंद जो हो वो ना हो। एक युवा पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए जो यूथ के लिए होनी चाहिए, जो एटलीस्ट इंडिया को रिप्रेजेंट करे। यहाँ हर एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिया को रिप्रेजेंट करने में फेल हो गई, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे, इनका एक वीडियो आया था, जो पुलवामा का उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो तिरंगे से अपना जूता साफ कर रहा था, एक वीडियो आया था। तो नेशनल फर्स्ट कहाँ पे रहा? तो या बाकी पॉलिटिक्स या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, कभी चाइना के साथ बात करो, कभी इसके साथ बात करो, कभी उसके साथ बात करो, डेफिनेटली फेल हो गई। पीडीपी की तो बात ही अलग है। हम चाहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी हो, ये ज़रूरी नहीं मुदस्सिर तांत्रिक स्टार्ट करे, कोई भी युवा स्टार्ट करे, हम रेडी है उसका सपोर्ट करने के लिए। मगर अगर उसमें 100% क्लियरिटी हो, 100% युवाओं के लिए फ्यूचर हो, उस चीज़ के लिए अगर हमें ही स्टार्ट करनी पड़ी, हम पीछे नहीं रहेंगे। अगर कोई और हमारा दोस्त स्टार्ट करता है, हम उसके शाना बशाना खड़े रहेंगे। 5 अगस्त 2019 को जब एब्रिगेशन हुई 370 की और 35A की, तो गृह मंत्री साहब ने वहाँ पे उस दिन ऐलान किया था कि अब कश्मीर में अमन होगा, रोज़गार होगा, तरक्की होगी, डेवलपमेंट होगी। वहाँ उस टाइम गवर्नर साहब, मुझे याद है, उन्होंने भी कहा था कि अब पुराना बाज़ार ख़त्म हो गया है, अब नया बाज़ार स्टार्ट होगा, अब ब्यूरोक्रेसी बीच में नहीं आएगी, तो अब डेवलपमेंट होगा, 50,000 नौकरियाँ होंगी। तो बीजेपी का दावा कहाँ तक सच साबित हुआ? देखिए, वो तो सामने ही है। हाँ, जहाँ तक उनने पीस की बात की थी, पीस कहीं अगर हम देखेंगे, पीस तो रिस्टोर हो गया है। आज आप यहाँ पीस ही पीस देख रहे हैं। बट जहाँ तक उनके वादे थे, हम जॉब की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब ज़माना चेंज हो गया, आपके हाथ में ग्लोबल विलेज है, तो आप सब कुछ देख सकते हैं। हमें कोई झूठ क्या बोले, हम आपको 10,000 नौकरियाँ देंगे कहाँ से? अगर ये वादा करते हैं 50,000 नौकरी देंगे, डेफिनेटली फिर ये करप्शन करेंगे जो यहाँ के युवा डिज़र्व करते हैं, फिर ये उनको नहीं देंगे, ये दूसरे लोगों को देंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम इनके ही वादों की बात करेंगे, मुझे नहीं लगता एक वादा भी ये कंप्लीट कर पाए। लाइक सिर्फ पीस आया 5 अगस्त से लेके आज तक, क्या किया इन लोगों ने? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी किया। एक फायर सर्विस का लिस्ट निकला था, उसमें भी घोटाले थे। तो उसके बाद जो पंचायत का वो निकला था वो ठीक था। जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम करती है, हम अप्रिशिएट करते हैं। लाइक हमने पिछले साल एक कन्वेंशन किया था हंदवारा में 2020 में,
कोविड में हमने कन्वेंशन किया था कि हम चाहते हैं बंगस वैली ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म के मैप पे आए। हमने वो कन्वेंशन किया था हंदवारा टाउन हॉल में। हम चाहते थे कि हंदवारा को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। हम चाहते थे कि हंदवारा की कॉन्स्टिट्यूंसी इतनी बड़ी है, अगर राम हॉल को सेपरेट किया जाए करालपुरा के साथ मिला के एक अलग बन सकती है। तब तक डिलिमिटेशन की बात नहीं आई थी, अब डिलिमिटेशन हो रही है। हम आशा करते हैं कि हमें वो मिले। मगर जहाँ तक हमने पहला पॉइंट रखा था बंगस वैली ऑन इंटरनेशनल टूरिज्म, हमेशा यहाँ जो भी नेता, चाहे वो सज्जाद गनी लोन साहब हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कोई भी, ये हमेशा कहते थे बंगस अब टूरिज्म के मैप पे आ जाता। बट ड्यू टू आर्मी की जो हमारी सिक्योरिटी फोर्स है उनको कुछ परेशानियाँ हो रही है क्योंकि बॉर्डर एरिया है। बट आज इस साल एक हमारे कन्वेंशन के बाद 1 साल के बाद हमने गवर्नर साहब को मेल किए थे, हमने एडीसी साहब को मेमोरेंडम दिए थे, हमने डीसी साहब को मेमोरेंडम दिए थे, हर चीज़ पे बात की थी हम लोगों ने। तो आज अगर आप भारतीय जनता पार्टी की एक बात करेंगे, अप्रिशिएबल है, पहली बार आपका कोई स्टेट हेड बंगस आया है। हमारी महबूबा जी कभी नहीं आई, हमारे उमर साहब कभी नहीं आए, हमारे फारूक साहब कभी नहीं, कोई भी, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो भी यहाँ रहे, इवन के यहाँ के मंत्री नहीं गए, तो हेड ऑफ स्टेट की बात ही नहीं। ये हिस्टोरिकल स्टेप था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जो वहाँ आए, तो उसके लिए हमने बहुत ज़्यादा काम किया। उनकी क्रेडिट गोस्ट इंडियन आर्मी, जिनने वो ऑर्गेनाइज़ किया, जिनने साबित किया, जो भी यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स बोलते थे वो झूठ बोलते थे कि इंडियन आर्मी बीच में रोक रही है। बट अब उन्हें साबित कर दिया, इंडियन आर्मी ने साबित कर दिया कि वो लीडर्स आज तक झूठ बोलते थे, जब इंडियन आर्मी ने ही वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया और हम लोगों ने सपोर्ट किया। अब हमें लगता है बंगस अगर टूरिज़्म के मैप पे अब डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो उस चीज़ की वजह से अगर आप रोज़गार की बात करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ख़त्म करने की बात करेंगे, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ बंगस। अगर बंगस इंटरनेशनल टूरिज़्म के मैप पे आता है तो नारबल से लेके राजवार तक, नारबल से लेके चौकीबल तक, नारबल से लेके सारा लोलाब, जो भी वहाँ से बंदा आएगा वो डेफिनेटली बंगस के बाद बाकी एरियाओं में भी घूमने जाएगा और नारबल से लेके यहाँ तक डेफिनेटली पानी पिएगा, चाय पिएगा, लंच करेगा, रात को रुकेगा, गाड़ियाँ लेगा, कुछ भी। नॉर्थ कश्मीर को रोज़गार मिलेगा और यही ज़रिया है जिसकी वजह से नॉर्थ कश्मीर की आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्लाइन कर सकते हैं। बात आप अभी हो रही थी टूरिज़्म प्रमोशन की, क्योंकि आपने खुद ही बयान, मैं ये सवाल करने ही वाला था आपसे, तो आपने मेरे सवाल करने से पहले ही ये सारी बातें हमें बताई। बंगस अब इंटरनेशनल टूरिज़्म मैप पे आ रहा है, तो लोलाब भी हमारा एक खूबसूरत इलाका है जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से बिलोंग करता है, तो वहाँ पर भी टूरिज़्म प्रमोशन की ज़रूरत है। वहाँ पर भी आपके कुछ साथी होंगे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप उनसे भी कहिएगा कि थोड़ा और एक्टिव हो जाएं ताकि वो भी मैप पे आ जाए। और ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा, सिर्फ आपसे इतना कहूँगा कि नौजवानों के लिए, क्योंकि आप युवाओं के लीडर हो, युवाओं को रिप्रेजेंट करते हो, युवाओं के फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करते हो, तो युवाओं के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? देखिए, युवाओं के लिए हम क्या मैसेज देंगे। युवा आज सब कुछ देख रहे हैं हाथ में ही, जो मैंने बोला ग्लोबल विलेज है, उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। और स्पेशली कश्मीर के युवा इतने काबिल है, इतने ज़हीन है कि उनको समझाने की ज़रूरत ही नहीं। मगर यही कहेंगे, सबसे पहली बात जो इस वक्त ड्रग्स आम हुआ है, मैं हर एक युवा से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ कैंपेनिंग करें, ड्रग्स के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग करें, ताकि अपने फ्यूचर जनरेशन को अगर बचाना है बस ड्रग्स को दूर करना पड़ेगा। लाइफ को अगर ज़िंदा रखना है, लाइफ के लिए हमने ड्रग्स के ख़िलाफ़ जंग छेड़नी पड़ेगी। दूसरी बात, इंस्टेड ऑफ ड्रग्स तो युवाओं को चाहिए स्पोर्ट्स में अपना कैरियर देखें, स्पोर्ट्स में ज़्यादा टाइम दे, एजुकेशन के बाद सेकंड नंबर पे स्पोर्ट्स पे टाइम दे दे। उसकी वजह से आपकी हालत भी अच्छी रहेगी और ड्रग्स भी आपसे दूर रहेंगे। और तीसरी बात, मैं युवाओं से एक स्पेशल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, दैट इज़ अपने आप को कौम की भलाई के लिए सर्व करें। अपना टाइम अपने जम्मू कश्मीर के लिए रिज़र्व करें, कश्मीर के लिए बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए बात करें, मेन स्ट्रीम में ज़्यादा आए। जब तक न युवा मेन स्ट्रीम में आएंगे तब तक कोई भी चेंज नहीं आएगी। अगर युवा पार्टिसिपेट करते हैं मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में, युवा पार्टिसिपेट करते हैं इन चीज़ों में, या इनसे ये होगा कि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे जो आने वाले होंगे, जो फ्यूचर जनरेशन होगी, वो हमें याद करेगी। अदरवाइज़ हमारे बाद जो जनरेशन आने वाली है वो हमारे कब्रों पे आके कब्रें हमारी जलाएंगे कि इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। और इसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं, ड्रग्स के ख़िलाफ़ लड़े, मेन स्ट्रीम में अपना टाइम दे और ज़्यादा से ज़्यादा। मगर एक रिक्वेस्ट गवर्नमेंट से भी है कि गवर्नमेंट भी कहीं फ़ेल हो चुकी है कश्मीर में, आज ही नहीं 30 साल से फ़ेल हो चुकी है। हमें यहाँ किसी भी विलेज में आपको प्ले ग्राउंड नहीं मिलेगा।
आपको किसी भी टाउन, इवन कि हंदवारा में हमें हार्डली मिला था एक स्टेडियम, इतने 30 साल के बाद एक स्टेडियम मिला था जो गवर्नमेंट ने अपने अंडर लिया था काम। सज्जाद गनी लोन साहब ने आके उसमें कुछ और बना लिया। कोई पतंजलि पार्क बोल रहा है, कोई बायोटेक पार्क बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, बट यही था कि पार्क, बायोटेक पार्क से ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेडियम था। बच्चे खेलते, बच्चे टूर्नामेंट्स का, बाकी चीज़ें होती। सुबह यहाँ के जो रहने वाले हैं वो जॉगिंग के लिए जाते, इवनिंग वॉक के लिए जाते। एक अच्छा जगह था, अच्छी जगह थी। बट ये है कि हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अपने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि प्लीज़ सपोर्ट्स की ओर आप ज़्यादा ध्यान दें। अगर हमें फ्यूचर जनरेशन को स्वस्थ देखना पड़ेगा, हेल्दी देखना पड़ेगा। और आज अगर आप सामने देखेंगे, हम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं इंटरनेशनल लेवल्स पे, और कश्मीर के युवाओं में ज़्यादा ही कैलिबर भी है और ये ज़्यादा अच्छे हैं बाकियों से, इनका स्टेमिना भी ज़्यादा अच्छा है। इनको अगर स्टेडियम्स मिल जाते, इनको ये प्ले ग्राउंड्स मिल जाते डेफिनेटली। और दूसरा इसके साथ साथ मिनिस्टर ऑफ यूथ एंड सपोर्ट्स जो है उनको भी चाहिए कि दिखाए। इंस्टेड ऑफ वो हट्स में बैठते हैं तो यहाँ ऑफिस चलता है, यहाँ के युवाओं को बिल्कुल भी नहीं पता यूथ सपोर्ट्स सर्विस कहाँ है। उनको चाहिए युवाओं के साथ मिले, युवाओं के रजिस्ट्रेशन करें और इनको सपोर्ट दें सपोर्ट्स के लिए। कश्मीर एवन न्यूज़ पर अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मुदस्सिर साहब जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। कैमरामैन वानी आदिल के साथ मैं सागर गुलजार, कश्मीर एवन न्यूज़।